मॉर्निंग। तो दोस्तों, एवरीथिंग इज पार्टिकल, एवरीथिंग इज वेव की इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल और कन्या चौराहे मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद इंडिया से। दोस्तों, क्वांटम वर्ल्ड और उसकी जो फैंटेसीज़ हैं, जिससे कभी आइंस्टीन साहब भी हमारे जो ग्रेटेस्ट एक तरह से उनको साइंटिस्ट है हिस्ट्री में, वो भी सहमत नहीं हो पाए। वो भी मुझे असहज कर देती है और किसी को भी असहज कर देगी। लेकिन मैं एग्जैक्टली फील्ड का आदमी नहीं हूँ। ऑफकोर्स बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हूँ, एचबीटीआई कानपुर से, और बाद में कई आईआईटी आईसी बेंगलोर में थोड़े थोड़े समय के लिए रहा। स्टेबल नहीं हो पाया मैं, अनसर्टनिटी मेरे अंदर भी रही। तो क्वांटम फील्ड की अनसर्टनिटी भी मुझे जगा देती है। लेकिन आज का जो टॉपिक बता रहा है कि एवरीथिंग इज वेव, एवरीथिंग इज पार्टिकल, दरअसल इसके पीछे जो रिसेंट अभी रिसर्चेस आई हैं, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देखकर, वो पीछे एक कारण है। लेकिन हमें अब थोड़ा सा बैक हिस्ट्री लेते हुए अब हम कुछ थोड़ा सा अपनी कल्पनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। साइंटिस्ट साहब ने एक्सपेरिमेंट्स किए और इक्वली थ्योरेटिकल साइंटिस्ट ने उनको इंटरप्रेट किया। कभी कभी थ्योरी पहले आई और बाद में एक्सपेरिमेंटों ने कभी आइंस्टीन साहब को सही किया या गलत किया, और कभी क्या बोलते हैं बोर साहब या हाइजेनबर्ग साहब को सही किया ना। तो क्वांटम फिजिक्स ऐसी है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एकदम टू द पॉइंट। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी थ्योरी को, क्वांटम फिजिक्स की किसी भी थ्योरी को, चाहे और या पार्टिकल थ्योरी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, कुछ भी कहिए, किसी भी फिजिक्स की थ्योरी को एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना होगा। रदरफोर्ड मॉडल में एक सेंट्रल न्यूक्लियस के सराउंडिंग प्लानट की तरह इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली में क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक दिन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर है, घूम रहा है, तो एसलेट हो रहा है, तो वेव्स देगा, एनर्जी लूज करेंगे, एक दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में धंस जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको काउंटर करने के लिए बोर साहब की थ्योरी आई कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर कुछ ऐसे ऑर्बिट्स में रहेगा तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, इसको आप स्टेबल ऑर्बिट्स कहेंगे ना। लेकिन हमें वहीं सचेत हो जाना चाहिए था जब ये प्रपोजिशन आया था। ऑफकोर्स जहाँ तक मुझे याद है अपनी पढ़ाई लिखाई, तो बोर साहब ने इसका कोई स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, लेकिन ये मॉडल बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करता था ना, कि स्टेबल ऑर्बिट्स में रेडिएशन इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं डायरेक्टली, और आगे के मॉडल्स पे ना जाते हुए। ऑफकोर्स हमको आगे थ्योरीज जो मिली वो लाइट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की, आइंस्टीन साहब का, कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर आधारित डेविसन, जर्मन एंड आगे के एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ये शो करते हैं कि उसी डबल स्लिट में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए, जिसको पार्टिकल की तरह समझा जाता है या जाता था, वो फ्रिंज बनाने लगता है। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलने लगी, जो कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसको क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश करती है। तो इन परिदृश्य में अब हम एटम को नए सिरे से देखना चाहेंगे। तो जो बोर साहब ने स्टेबल ऑर्बिट्स की बात की थी, ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, एटम को पार्टिकल और वेव दोनों तरफ से देखना चाहेंगे। जी हाँ, जो न्यूक्लियस है वो एक मेजर नोड है। क्या है? मेजर नोड। और दूसरा नोड क्या है? दूसरा नोड है जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्टेबल ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट है, वो और कुछ नहीं, इन दो नोड्स के मध्य, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बस इन दो नोड्स के मध्य क्या है? स्टैंडिंग वेव। जिस प्रकार दो रस्सियों को दो खूंटे से बांध दीजिए और या तार से, और उसमें वेव क्रिएट कर दीजिए, और अगर एयर पेयर ना रहे, कोई चीज़ फ्रिक्शन उक्शन ना रहे, तो स्टैंडिंग वेव एस्टेब्लिश हो जाएगी दो नोड्स के मध्य। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और कुछ नहीं, अपने न्यूक्लियस के साथ मिलकर, जी हाँ,
वो स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, और ये स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वही वास्तव में एटम को डिफाइन करती हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि नॉर्मल हम जब दो रस्सियों को दो नोड्स में बांध देते हैं तो वो दोनों नोड्स बहुत रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और एनर्जी ऑफ कोर्स जो रहती है स्टैंडिंग वेव्स में वो स्पेस में रहती है दोनों नोड्स के मध्य। इसी तरह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मध्य, जी हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं ना। तो जो फील्ड है वास्तव में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य दोनों नोड हैं, और इस नोड के मध्य जो है स्टैंडिंग वेव है, और स्टैंडिंग वेव में के अंदर ही वास्तव में क्या है? एनर्जी है। और आपको जैसा कि स्टैंडिंग वेव जो है बनती है रस्सी वाली, वो ऑफ कोर्स उसमें आप कैसे तैसे नहीं आप ले सकते हैं वेवलेंथ, उसमें आपको निश्चित वेवलेंथ ही मिलेगी। एक नोड बनाएंगे, दो नोड बनाएंगे, उसके मध्य एक नोड और बना लीजिए, उसके बाद दो नोड बना लीजिए, तो एक तरह से डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, और इस तरह से स्टैंडिंग वेव डेवलप होती है। और जब भी स्टैंडिंग वेव इस तरह के अलग अलग तरीके से अलग अलग डिस्क्रिट एनर्जी लेवल्स में होगी तो वो स्टेबल होगी और उसी में बनेगी। तो इसीलिए जो बोर मॉडल जो कहता है कि कुछ ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल रहते हैं, और इसी के कारण वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी जो आइंस्टीन साहब ने शो किया कि जब पार्टिकल मॉडल लाइट का वो शो में आया एक्चुअली में, या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से, कि कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ स्टैंडिंग वेव के रूप में ही रहना है। और इसलिए जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप एनर्जी बाहर से देंगे तो जो भी एनर्जी होगी वो डिस्क्रिट वे में अगर नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव तक, नेक्स्ट ऑर्बिटल तक उनको पहुंचा देगी जो अलाउड है, तो वो लेंगे, अन्यथा वो नहीं लेंगे ना। इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आधारित है। अब एटम के साथ कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है कि न्यूक्लियस तो चलिए फिर भी बहुत भारी चीज़ है, हम जैसे अगर पार्टिकल सेंस में बात करें, और नोड को क्या बोलते हैं, एक तरह से उसके मुकाबले नोड जो है वो कम डेंस है ना। नोड कम डेंस है, लेकिन नोड है क्या? नोड और कुछ नहीं है। नोड जो है दो वेव्स जो हैं उनका जो वेव्स उसी रीजन में गुजर रही हैं, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम्प्लीटली हो रहा है ना, अपोजिट फेज में दोनों वेव्स हैं। तो नोड भी और कुछ नहीं वास्तव में जो पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो और कुछ नहीं, वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस पॉइंट पर दिखता है ना। तो अब कहेंगे यार ये फिर बताइए कि 3D मॉडल कैसे बनेगा। ऐसा होता है कि नोड जो हैं, जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नोड तो न्यूक्लियस को, तो जो एक नोड है जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसको मूविंग नोड की संकल्पना दीजिए। हाँ जी हाँ, वो नोड जो है वो मूव कर रहे हैं, और जब वो नोड अपनी पोजीशंस मूव करेंगे, न्यूक्लियस के पास आएंगे, दूर भी आ सकते हैं, या ऐसा करते हुए जस्ट अपोजिट साइड में भी जा सकते हैं। अगर सिमेट्रिक वे में जाएंगे तो दरअसल इन दो नोड्स के मध्य, न्यूक्लियस और मूविंग नोड्स के मध्य, आपको एस ऑर्बिटल, सिमेट्रिक ऑर्बिटल मिलेगा। जी हाँ। और अगर क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग करेगा कि नोड किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो उसी तरह से पी ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल की भी शेप आप 3D में पा सकते हैं। अब आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस फेयरली स्टेबल नोड है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग नोड्स में हैं, और इस तरह से अगर चीज़ें चल रही हैं, और इन दो नोड्स के मध्य, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के मध्य स्टैंडिंग वेव्स हैं,
और ये वास्तव में 3D में स्टेबल है। 3D में क्या बोलते हैं, नोड्स मूव करते हैं, इसलिए ये फील्ड दिखती है आपको 3D में ऑर्बिटल्स के रूप में। तो ये पूरा जो एरिया है, जो पूरा वॉल्यूम दिखता है, चाहे एस ऑर्बिटल हो या पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो, एफ ऑर्बिटल हो, एक्चुअली में ये पूरा स्पेस जो है वो एनर्जी से भरा है। किससे भरा है? एनर्जी से भरा है। दो नोड्स के मध्य एनर्जी से वो भरा है ना, दो नोड्स के मध्य एनर्जी से भरा है। ये बात समझने की कोशिश है। और वास्तव में जब हम इस स्टैंडिंग वेव को, इस पूरे सिस्टम को, नोड और स्टैंडिंग वेव एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ नोड्स कहीं ना कहीं पार्टिकल से ज़्यादा मैच कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि दो चीज़ों से हम रस्सी को बांध दें या तार को बांध दें और वेव क्रिएट कर दें, तो बीच का एरिया एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहीं किनारे वाले पॉइंट आपको पॉइंट या पार्टिकल की तरह बिहेव आएंगे। लेकिन एटॉमिक वर्ल्ड में ये नोड कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण वो एक पार्टिकल की तरह दिख रहे हैं। और न्यूक्लियस में तो कई सारी स्टैंडिंग वेव्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर उसके अलग अलग जो वेव्स हैं वो मिल रहे हैं, वेव्स का कंप्रेशन दिखता है। खैर, अब जब एनर्जी मिलती है नेक्स्ट लेवल पे, किसी भी स्टैंडिंग वेव, किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित, किसी भी ऑर्बिटल से संबंधित स्टैंडिंग वेव में जब एनर्जी मिलती है, तो वो उससे बड़े लेवल की स्टैंडिंग वेव बना लेते हैं। और जो भी एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही ली जाएगी, और अगर अवेलेबल एनर्जी होगी तो मूव करेगा, वरना नहीं मूव करेगा। कभी कभी आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जैसा कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है h म्यू नॉट, अगर उसके आगे की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस छोड़ देता है एटम का या मेटल का सरफेस। तो होता क्या है कि लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जाता है, अगर एनर्जी उसको मिलती है तो नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहे हैं वो। परंतु यहाँ पर एक नोड न्यूक्लियस है और दूसरा नोड इलेक्ट्रॉन है। जरा आप सुनिएगा मॉडल। परंतु जब और हायर ऑर्बिटल में जाएगा तो फिर भी एक नोड इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा नोड न्यूक्लियस रहेगा। लेकिन अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ने की पोजीशन में है, छोड़ना चालू कर रहा है, तो कोई और नहीं, वो जब एटम छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब एटम छोड़ेगा तो एज अ नोड की तरफ नहीं छोड़ेगा, वो एज अ स्टैंडिंग वेव की तरह छोड़ना स्टार्ट करेगा। और इन परिस्थितियों में जब इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरह से एटम को छोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा नोड है, जो भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ रहा है, वो न्यूक्लियस तो वहीं रह जाएगा, दूसरा नोड वहीं रह जाएगा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन एटम को जब कम्प्लीटली छोड़ चुका होगा, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ चुका होगा, तो न्यूक्लियस की कमी को पूरा करने के लिए वही इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में वो ब्रेक होकर इस तरह से फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि वो इलेक्ट्रॉन दो नोड्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। दैट इज कंप्लीट सेपरेशन पर इलेक्ट्रॉन एक तरह से स्टैंडिंग वेव की तरह बाहर आएगा। और वो स्टैंडिंग वेव वास्तव में अगर सामने डबल स्लिट लगी हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में दो नोड्स बना रहे होंगे। इस तरह से मानो कि बीच में स्टैंडिंग वेव हो और अगल बगल दोनों तरफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन आधा आधा बढ़ गया हो दो नोड्स में। और जब ये स्टैंडिंग वेव दो स्लिट्स के मध्य बीच से जाएगी, जैसे कोई नॉर्मल वेव, हाइगेंस मॉडल को आ जाइए, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से नोड और फील्ड में रिप्रेजेंटेशन उसका है, तो वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, वास्तव में इंटरफेरेंस शो करेगा,
सामने स्क्रीन पर ना। वो बात अलग है, क्या बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ भी होगा, लेकिन जहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वास्तव में मटेरियलाइज होगा, ये पूरे के पूरे दोनों जो नोड हैं वो एक साथ आ जाएंगे स्टैंडिंग वेव के, क्योंकि सामने मटेरियल पे उसने डिस्टरबेंस उनके स्टैंडिंग वेव मॉडल पर कर दिया है ना। इसी तरह से जब डिटेक्टर लगा देते हैं कि कौन से स्लिट से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात डिटेक्ट कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो आप वेव यूज करेंगे ना। तो जैसे ही आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जो दोनों नोड हैं, जो स्टैंडिंग वेव का पार्ट हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन के दो नोड और जो स्टैंडिंग वेव लिया है, जैसे ही एक वेव आके जो आप डिटेक्ट करना चाहते हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, वो दोनों नोड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के एक नोड में तब्दील हो जाते हैं, और हम कभी भी क्या बोलते हैं फिर उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है और वो सीधे जाके स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न फिर वो शो नहीं करेगा। अब वो बात अलग है कि स्टैंडिंग वेव में दोनों नोड किस स्लिट की तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं, अगले इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा अगर फिर से डिटेक्ट करेंगे तो वो दूसरी तरफ भी जाएगा, लेकिन फिर इंटरफेरेंस नहीं शो होगा, केवल दो स्लिट्स शो होगी, अगर ये मॉडल समझें ना। तो इसीलिए होता क्या है, इस थ्योरी से हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की भी तरफ पहुंच सकते हैं आगे। अभी मैं पूरी तरह से मतलब वो नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के रूप में देखते हैं हम, एस ऑर्बिटल या प्रोबेबिलिटी वेव की तरह जो देखते हैं पी ऑर्बिटल इत्यादि में, तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए जब तक ऑर्बिटल में रहता है वो स्प्रेड मॉडल में ही रहता है। परंतु यहाँ पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है क्या बोलते हैं उस पूरे रीजन में, जिस रीजन में है, मान लीजिए पी ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियस और एक नोड है तो दूसरा नोड इलेक्ट्रॉन एक ही नोड बनाए, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल नोड्स भी बना सकते हैं, और इस मल्टीपल नोड्स और एक न्यूक्लियस के मध्य क्या बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, जी हाँ, पूरे सिस्टम की एनर्जी हो सकती है। और जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे ही अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के पेयरिंग की अवस्था में, तो जैसे ही क्या बोलते हैं इसी तरह के मॉडल में ये दो इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन एक नोड नहीं मतलब मल्टीपल नोड्स में रह सकता है, इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मल्टीपल नोड्स में रह सकते हैं। और ये दोनों नोड जो भी है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दो नोड में रहता है और जो उसके साथ पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है जो उसी ऑर्बिटल में है वो भी क्या बोलते हैं दो नोड में रहता है। या मान लीजिए इस तरह समझिए कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों की स्पिन अलग अलग है और दोनों दो नोड बना ले रहे हैं ना। तो जैसे ही एक नोड को पकड़ने की कोशिश करेंगे हम, तो वैसे ही उसकी स्पिन पता लग जाएगी और दूसरे की स्पिन क्या बोलते हैं क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। दूसरे की स्पिन क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी ना। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से एटम में किस तरह से है, मूविंग नोड्स की तरह है, मूविंग नोड्स की तरह है। और नोड और न्यूक्लियस के मध्य जो भी चीज़ें हैं, जो फील्ड है, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं स्टैंडिंग वेव है। और नोड भी कोई ऐसा नहीं है कि नोड कोई खूंटी सी बंधी रस्सी है, बल्कि वो खूंटा भी कहीं ना कहीं जो नोड बना हुआ है
वो वेव्स कई सारी वहाँ कंप्रेस है, ऑफकोर्स न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा। तो इन स्थितियों में हम सुपरपोजिशन को भी समझ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस तरह की डुअलिटी में है, वेव के फॉर्म में है और वेव से बने नोड के फॉर्म में है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में है तो नोड जो कहीं ना कहीं पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑर्बिटल है वो कहीं ना कहीं वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस में वेव जो एनर्जी लिए है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से वेव और पार्टिकल फॉर्म दोनों के तरह रहता है ना, इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह इस डुअलिटी में रहता है। ऑफकोर्स यह जो नोड है वह स्वयं अपना एक स्पिन भी लिए हो सकता है ना, लेकिन अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वही इलेक्ट्रॉन अगर मल्टीपल नोड्स के फॉर्म में है न्यूक्लियस के साथ, या मान लीजिए 2 नोड के साथ फॉर्म में है, तो एक नोड जो है वो जो 2 पॉसिबल स्टेट है वो शो कर सकता है। जब उसको पकड़ें तो दूसरा नोड गायब हो जाएगा, और अगर दूसरी तरफ है एग्जैक्टली अगर उस नोड को हम पकड़ते हैं तो अगर क्या बोलते हैं वो +½ शो करता है तो दूसरा नोड गायब हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर एक नोड से एक इलेक्ट्रॉन का सारे नोड्स इकट्ठा होकर +½ बना दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे जो इलेक्ट्रॉन के संबंधित नोड्स हैं वो -½ बना देंगे ना। तो इससे इस थ्योरी से कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं ना कहकर, क्योंकि ये सब बातें ऑलरेडी साइंटिस्ट के दिमाग में चल रही हों और ऑलरेडी स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड थ्योरी पे ही कहीं ना कहीं बोर मॉडल उस ओर जाता दिखता है। लेकिन जो मेन हाइपोथेसिस यहाँ पे है वो क्या पता रिसर्च पेपर में आ भी रही हो या आ भी चुके हो, मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं एग्जैक्टली फिज़िक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन जो भी मेरी याददाश्त है, जो रिसेंट वीडियो सुने और जो चीज़ें सुनी और कुछ बढ़िया सब सुने, क्वांटम एंटेंगलमेंट सुने और क्वांटम सुपरपोजिशन सुने, तो एक्चुअली में ये जो थ्योरी है एटम का ये मॉडल जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वयं जो है न्यूक्लियस के साथ स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है, और जहाँ जो स्टैंडिंग वेव है वो जो है जिस पॉइंट पे कंप्रेस हो रही है वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को एक नोड की तरह सोच सकते हैं। लेकिन जो हिस्सा जहाँ पे वो वेव्स कंप्रेस नहीं है, जो फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप वेव की तरह सोच सकते हैं। ऑफकोर्स एटम के साथ न्यूक्लियस एक नोड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरा नोड बनाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नोड पॉसिबल है। प्लस ये जो नोड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड फील्ड जो है वो स्टैंडिंग वेव बना रही है, और नोड स्वयं कहीं ना कहीं एनर्जी का कंसंट्रेशन है, इसलिए नोड भी ब्रेक हो सकते हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक नोड और उससे संबंधित अलग अलग नोड जो स्पेस में फैले हैं वो एक क्या बोलते हैं एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ फील्ड भी इन इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट है, और वास्तव में जब भी हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम उसकी स्पिन डिटरमाइन कर लेते हैं तो दूसरा तनिक भी देर नहीं लगाता है दूसरे को अपना स्पिन बताने में, वो डिसाइड हो जाएगी। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पार्टिकल की तरह नहीं, अगर पूरी तरह से एटम को छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो स्टैंडिंग वेव की तरह निकलता है ज़्यादा एनर्जी लिए, और वो स्टैंडिंग वेव में तो एनर्जी है, लेकिन वो स्वयं जो स्टैंडिंग वेव है वो एक वेलोसिटी से आगे बढ़ रही होती है, hμ + 1/2 mv² के तहत। हमें ये